हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य SPCS में। और जैसे कि दोस्तों हम एशियंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता को हमने पढ़ा। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है उसमें हमने वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और ये हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगर आपके पास थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े नगर थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में एक ग्रामीण सभ्यता थी और लोग जो है कबीलों के रूप में रहते थे। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर बड़े बड़े नगर नहीं दिखाई देते, बल्कि एक कबीलाई समाज दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। और वैदिक जो सभ्यता है वो आर्यों के द्वारा डेवलप की गई और आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहला वाला जो पोर्शन है उस पर प्रकाश डाल देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि सिंधु जो वैदिक सभ्यता है उसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दो भागों में बांटा। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईस्वी तक और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमने ये बांटा। उसके बाद हमने देखा कि वैदिक जो सभ्यता थी उसके जो डेवलपर थे या जो वो संस्कृति आई वो आर्यों के द्वारा आई। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुल, वो मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, ये सारा जो है आर्य का मतलब होता है, ये सारे शब्द। और आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। जो सर्वप्रथम जो मान्यता है वो यही है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। और कुछ जैसे दयानंद सरस्वती हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो है वो तिब्बत वाले एरिया से आए। लेकिन ज़्यादातर मैक्स मुलर का जो विचार है कि आर्य मध्य एशिया से, उसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अगर मैं बात करूं कि वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि सिंधु सभ्यता में हम देख रहे होते हैं कि नगरीय व्यवस्था बड़ी उन्नत किस्म की है, जबकि वैदिक सभ्यता में जो समाज है वो कबीलाई रूप में है आपके पास है। ठीक है नहीं? ये ग्रामीण सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल है वो आपके पास, उसमें ऋग्वेद, जब ऋग्वेद से संबंधित बातें हैं, ऋग्वेद में जो बातें लिखी हुई हैं तो उस आधार पर जो है उसे ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है नहीं? और इस समय जो मतलब नॉर्थ इंडिया था उसमें जो 5 कबीले बड़े महत्वपूर्ण थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रवहु, ये 5 कबीले बड़े महत्वपूर्ण कबीले थे। और उस समय जो जहाँ पर आर्य आकर बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है नहीं? और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदी यानी ये जो आज हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो ऊपर आपके पास सिंधु नदी है, सतलज है, ब्यास, रावी, ये सारी जो नदियाँ हैं, सप्त जो नदियाँ हैं, यहाँ पर आके जो है इसके आसपास के क्षेत्र को जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है नहीं? ये 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? सतलज नदी थी। सतलज नदी को उस समय सतुद्री नदी बोला जाता था। ठीक है नहीं? ब्यास नदी को बिपाशा और रावी नदी को पुरुषणी नदी बोला जाता था। झेलम के लिए बिस्तता वर्ड का यूज़ हुआ है, तो वहीं चिनाब नदी के लिए अस्कनी वर्ड का यूज़ हुआ है। घग्गर नदी द्रस द्वितीय है और गंडक जो है वो सदानीरा है। और सिंधु नदी उस समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, अपना आर्थिक महत्व लिए हुई थी। व्यापार जो होता था वो सिंधु नदी के माध्यम से होता था और काफ़ी आर्थिक महत्व था सिंधु नदी का। ठीक है नहीं? व्यापार नहीं, मतलब व्यापार तो सिंधु नदी का वहाँ होता था, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता में। लेकिन यहाँ पर सिंधु नदी को जो है उसके आर्थिक महत्व के कारण जो है काफ़ी महत्व दिया जाता था और इसलिए उसके लिए वर्ड जो है हिराणी जो वर्ड है वो वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है नहीं? हिमालय की बात करूं तो हिमालय को हिम्मत कहा जाता था और उसकी चोटी जो है उसे मजुबन चोटी है, वहाँ पर सोम रस, ठीक है नहीं, उस समय जो एक पेय पदार्थ था सोम रस, तो सोम रस जो है वो मजुबंत आपके पास चोटी से मिलता है। ठीक है नहीं? उसके बाद हमने देखा कि जो नर्मदा नदी थी
वो आर्यवर्त और दक्षिणावर्त, यानी कि भारत, नॉर्थ इंडिया और जो साउथ वाला एरिया है, साउथ इंडिया, उसके मध्य जो एक विभाजित रूप लिए हुई थी नर्मदा नदी, वो आज भी है। और आर्य जो है वो अरावली जो पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है भारत में, उससे वो जानकारी, मतलब जानकार थे, या उसके बारे में उन्हें जानकारी थी। आर्य को मरुस्थलों के बारे में भी जानकारी थी, और मरुस्थलों के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो धन वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है नहीं। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन है, लेकिन सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है ऋग्वैदिक काल में। और माप तोल की जो इकाई थी वो मन थी, ठीक है नहीं। जो ऋग्वैदिक कालीन में जो आर्य हैं वो, उनका प्राथमिक कार्य तो पशुपालन है, द्वितीय कार्य कृषि है, ठीक है नहीं। और ये कबीलाई समाज है, संगठित कृषि के भी प्रमाण मिले हैं आगे जाकर। कौन सी फसल को मतलब ये उगाते थे, तो अनाज यव नाम से एक जौ के लिए यव वर्ड यूज हुआ है, तो उस फसल का इस काल में जिक्र मिला है। गाँव का काफ़ी महत्व था, परिवार के लिए गृह वर्ड यूज हुआ है। और ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सैंधव क्षेत्र बोला जाता था। मैंने आपसे ये बताया। ये क्षेत्र बटा हुआ किस प्रकार था कि अगर हम नॉर्थ में देखें तो पंजाब वाला एरिया, और वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया, ठीक है नहीं, सॉरी बलूचिस्तान नहीं, अफगानिस्तान तक ये आर्य संस्कृति थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो विंध्यन क्षेत्र है, विंध्य जो पर्वत है उसका जो आसपास का क्षेत्र है, तो ये सारा जो क्षेत्र है वो आर्य संस्कृति के प्रभाव में था उस टाइम पर। हमने देखा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर का वर्ड है कि ये थी मध्य एशिया से आए थे आर्य, और इन्हीं को ज़्यादा महत्व भी है। तो वहीं अविनाश चंद्र दास द्वारा सप्त सिंधु प्रदेश को 7 नदियों का प्रदेश कहा गया। गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो वहीं दयानंद सरस्वती ने आर्य का जो आगमन है वो तिब्बत से बताया, ठीक है नहीं। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और ये भी हमने जाना था कि जैसे जो सतलज यमुना का एरिया था उसे ब्रह्मवर्त बोला जाता था, गंगा का और यमुना के दायक को ब्रह्मर्षि देश बोला गया। और सिंधु वो जो सरस्वती नदी है वो पवित्र नदी मानी गई, और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ था। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद हम सामाजिक स्थिति पर आए थे। सामाजिक स्थिति में हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में भी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पिता जो है घर का जो मतलब मुखिया है उसे ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। वर्ण व्यवस्था आर्य और अनार्य के रूप में विद्यमान थी, और वर्ण का आधार कर्म था। और वर्ण 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था उस टाइम पर, और शूद्र जो है इनकी सेवा का कार्य करते थे, ठीक है नहीं। ब्राह्मण जो है वो पुरोहित वर्ग था, जो शासन प्रशासन में जो क्षत्रिय राजा था उसकी मदद करता था। तो वहीं वैश्यों का काम व्यापार व्यवस्था थी, और शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए थे, ठीक है नहीं। और तीनों ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये चारों वर्णों का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है नहीं। अस्पृश्यता या छुआछूत वाली कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, ऐसी कोई भावना नहीं थी। दास जो प्रथा का प्रचलन था, स्त्री और पुरुष को जो है आर्य अनार्य में बांटा हुआ था, ठीक है नहीं। स्त्रियों की जो दशा थी वो सामान्य थी। स्त्रियां जो है जैसे सामान्य तो थी, लेकिन बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इस टाइप की सामाजिक कुरीतियाँ भी उस समय या बुराइयाँ प्रचलन में थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, यानी घर के सारे लोग एक साथ रहते थे, ठीक है नहीं। पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि जनेऊ, जब एक बच्चे का संस्कार होता है कि बच्चा जनेऊ धारण करता है और शिक्षा के लिए बाहर जाता है, तो उसे उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। दहेज प्रथा नहीं थी। सती प्रथा तो थी, लेकिन दहेज प्रथा के प्रमाण नहीं मिले। विधवा पुनः विवाह की भी प्रथा थी, ठीक है नहीं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, और महिला जो मतलब जीवन में जो भागीदारी है उनकी सभा और समिति में भी थी। सभा समिति 2 संस्थाएं थीं जहाँ पर मतलब एक प्रकार से मीटिंग होती थी, तो महिलाओं को भी उसमें जाने का अधिकार था। और आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिला होती थी, जो शादी नहीं करती थी जिंदगी भर, उन्हें अमाजू कहा जाता था। और लोग पुत्र प्राप्ति के लिए उस समय नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा क्या होता है कि अगर किसी महिला के पुत्र नहीं होता है तो अपने देवर के साथ जो है संभोग कर सकती है और पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। तो ये नियोग प्रथा भी उस समय प्रचलन में थी।
आर्य के जो वस्त्र थे मतलब सूत, ऊन या चर्म के बने होते थे, चमड़े के बने होते थे। और हमने देखा था कि विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह का भी जिक्र था। अनुलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, तो ये विवाह अनुलोम था। और अगर उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह जो है वो प्रतिलोम विवाह था। तो यहाँ तक हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अभी तक जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब हमने सामाजिक स्थिति पढ़ ली, उस समय ऋग्वैदिक काल में समाज क्या था। अब हम राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो शासन प्रशासन का कार्य था वो किस प्रकार चलता था। तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें, तो समाज जो था वो कबीलाई समाज था। कैसा समाज था? आपके पास कबीलाई समाज था, कबीलों के रूप में समाज बटा हुआ था, ठीक है नहीं। तो कबीलाई समाज की स्थिति थी। एक मिनट, पेन कहाँ गया भाई? पेन, एक मिनट रुकिए। पेन नहीं आ रहा। तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक काल जो है वो उस समय जो समाज था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीलाई व्यवस्था का मतलब लोग जो है कबीले के रूप में रहते थे। जैसे भी आप देखते होगे आपके यहाँ जो घुमंतु जातियाँ होती हैं वो आके जो है मतलब कई सारे घर या कई सारे जो है परिवार एक साथ रहते हैं, ठीक है नहीं। तो उस समय कबीलाई व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, यानी कि जो कबीले होते थे, बहुत सारे जो परिवार हैं एक साथ रहते थे। और कबीले का एक सरदार होता था जिसे मतलब जो कबीले का राजा होता था, और उसकी ही आज्ञा को लोग मानते थे। वही अब उस समय जो है निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकारी था उस कबीले में, ठीक है नहीं। कबीले का जो राजा होता था उसे गोप कहा जाता था। क्या वर्ड यूज होता था उसके लिए? गोप, ठीक है नहीं। और आपके पास ये 5 आर्यों का पंचजन जो बताया कि 5 उस समय कबीले काफ़ी प्रसिद्ध थे, अनु, दोहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ठीक है नहीं। ये 5 कबीले उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है नहीं, काफ़ी फेमस कबीले थे आर्यों के। उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो राजा था, गोप कहा जाता था। और जो प्रशासन की व्यवस्था इस प्रकार थी कि सबसे जो ऊंचा मतलब श्रेष्ठ होता था वो राजा होता था। राजा के बाद जो स्थान था वो पुरोहित का था, जो ब्राह्मण वगैरह होते थे राजा की हेल्प करते थे शासन प्रशासन के कार्य में, ठीक है नहीं। उसका फिर बाद मतलब पुरोहित होता था। और पुरोहित के बाद जो जनपद, एक मिनट हो गया, क्या हुआ? एक मिनट रुकिए, थोड़ा वो पेज जो है अपलोड हो रहा है। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा होता था वो राजा होता था। राजा के बाद जो नंबर आता था पुरोहित का आता था आपके पास।
और उसके बाद जो राज्य जो है वो जिलों में बंटा हुआ होता था, और जिले का जो प्रधान होता था उसे 20 कहा जाता था। पूरा राज्य जो है जिलों में बटा होता था, जैसे आज पूरा स्टेट जिलों में बटा हुआ होता है। और स्टेट का जो प्रधान है इस समय डीएम होता है, जो मतलब उस समय जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीएम होता है आज की डेट में। लेकिन उस समय जो जिले का प्रधान था उसे 20 बोला जाता था। और जिले के बाद जो जिला होता था वो गाँव में बटा हुआ होता था। जो गांव का प्रधान होता था उसे ग्रामीणी बोला जाता है। जो आज की डेट में हमारा प्रधान होता है उस समय उसे ग्रामीणी बोला जाता था। और फिर गांव जो है वो परिवारों में बटे होते थे, और परिवार के मुखिया को कुलप बोला जाता था, परिवार के मुखिया को। तो इस टाइप से जो है एक प्रशासनिक संरचना थी पूरा प्रशासन की, मतलब स्टेट से लेके और गांव तक की। ठीक है। उसके बाद राजा जो होता था वो राष्ट्र का प्रधान होता था। पूरा जो राष्ट्र है उसका जो प्रधान है, जैसे पूरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी टाइप से जो पूरा कबीला होता था, ठीक है नहीं, उसका जो प्रधान है वो राजा होता था। ठीक है। और पुरोहित जो होता था राजा की शासन प्रशासन के कार्यों में मदद करता था। ठीक है। कबीले का जो प्रधान था, कबीला जो बना हुआ होता था कई 20 से मिलकर बना हुआ होता था। यानी कि जो कबीला होता था उसमें छोटे छोटे जो है 20 होते थे, या जिले होते थे। जैसे आज की डेट में जिले उस समय 20 होते थे। ठीक है नहीं। और 20 का जो प्रधान है वो 20पति कहलाता था। और ये जो 20 था वो कई गाँवों को मिलकर बना हुआ था। ठीक है नहीं। कई गाँव जो है मिलकर 20 का निर्माण करते थे, और 20 के जो प्रधान को 20पति बोलते थे। और गाँव का जो मुखिया होता था उसके लिए वर्ड ग्रामीणी यूज हुआ है। ठीक है नहीं। कई सारे परिवार या कुल मिलकर गांव का निर्माण करते थे, और कुल या परिवार के मुखिया को कुलप बोलते हैं। ठीक है नहीं। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है नहीं। परिवार जो है या कुल, ये आपके पास सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। तो अगर क्वेश्चन बनकर आता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी प्रशासन की, तो कुल या परिवार। ग्रामीणी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? गांव के मुखिया के लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें कि राज्य किस हिसाब से जो है प्रशासनिक व्यवस्था में बटा हुआ था, तो सबसे ऊपर राष्ट्र होता था, जो कबीला है वो, जिसका राष्ट्र का जो राजा होता था। ठीक है नहीं। ये सबसे बड़ी जो है प्रशासनिक इकाइयाँ थी। उसके बाद आता था जन। ठीक है नहीं। जन के बाद 20, और जन का जो प्रमुख होता था वो जनपति। जैसे पूरा भारत है तो भारत किस में बटा हुआ है? स्टेट में। स्टेट फिर किस में बटा हुआ है? जिलों में। फिर जिला किस में बटा हुआ है? विकास खंडों में। फिर विकास खंड किस में बटा हुआ है? न्याय पंचायतों में। फिर न्याय पंचायत किस में बटी हुई है? ग्राम सभाओं में। इस टाइप से आज की डेट में प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। तो उस समय जो पूरा राष्ट्र था, पूरा जो बड़ा कबीला था, वो किस में वो होता था? पूरा राष्ट्र बोलते थे उसे। फिर वो कबीला किस में बटा हुआ होता था? छोटे छोटे कबीलों में, जैसे स्टेट है, जिन्हें बोला जाता था जन। ठीक है नहीं। जन ऊपर वर्ड, ये देखो यहाँ जनपति, ये जन, इसके बाद राष्ट्र के बाद फिर जन होते थे। ये जनपति इसका मुखिया होता था। ये छूट गया उसमें, है ना, पहले बताते हुए मैंने सीधा 20 बता दिया था। ठीक है। उसके बाद 20 होता था। 20 का मतलब जिला लेवल पे। ठीक है नहीं। जिले का जो प्रधान होता था। उसके बाद गांव आता था। गांव के प्रधान को ग्रामीणी बोलते थे, और फिर उसके बाद कुल के प्रधान को कुलप बोलते थे। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो देखो यूपीएससी में अगर पूछता है तो क्रम लगाने के लिए आ जाता है, पीसीएस में भी क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो इसलिए आपको क्रम भी याद रखना है। और इनका राजा हैं, भाई राष्ट्र को राजा संभालता था, जन को जनपति, स्टेट को जैसे आज की डेट में मुख्यमंत्री है, जिले को उस समय 20पति, 20 जो जिला था 20पति संभालता था, गांव को ग्रामीणी संभालता था, और कुल को कुलप जो संभालता था, जो परिवार का मुखिया होता था। ठीक है नहीं। जो शासन प्रणाली थी उस समय वो गणतंत्र थी, राजतंत्र नहीं थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी ऋग्वेदिक काल में, बल्कि गणतंत्र था। मतलब गणतंत्र का मतलब जो राजा होता था कबीले का, उसे लोगों के द्वारा चुना जाता था। ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था कि राजा जो है वंश के हिसाब से बना चला आ रहा है कि राजा फिर उसका लड़का फिर उसका लड़का, इस टाइप से नहीं। राजा जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है नहीं।
राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं था, और ना ही राजा निरंकुश था। राजा ऐसा भी नहीं था निरंकुश था, जनता की बात मानेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वंशानुगत पद नहीं था। राजा को पता था मुझे हटा दिया जाएगा, ठीक है। जबकि पुरोहित जो होता था, जो राजा को सलाह देते थे, उनका पद वंशानुगत था। वो वंशानुगत होते थे, अगर किसी का बाप पुरोहित है तो फिर उसका अगला लड़का पुरोहित बनेगा, ठीक है नहीं। तो ये पद जो है वंशानुगत था, इस पर जो है अन्य लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो लड़ाकू दल होते थे, मतलब लड़ाकू दल के प्रधान के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? ग्रामीणी। जो गांव का मुखिया होता था, तो इसका मतलब गांव में जो कबीलों में, गांव में जो आपके पास लड़ाकू दल होते थे, उनके मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था, ठीक है नहीं। और एक परपथरिणीषु, ठीक है नहीं। परपथरी मतलब ये आपके पास इस टाइप से लिखो, पुरपथ ऋषणु। ये वर्ड जो यूज हुआ ये इंद्र के लिए यूज हुआ है, दुर्गों को गिराने वाला। ये जो वर्ड यूज हुआ ये इंद्र के लिए, इंद्र जो देवता था उसके लिए पुरपथ ऋषणु वर्ड यूज हुआ है, और इसका मतलब होता है दुर्गों को गिराने वाला, ठीक है नहीं। दुर्गों को गिराने वाला यंत्र, यंत्र के लिए यूज हुआ है पुरपथ ऋषणु। और इसे ये वर्ड इंद्र के लिए भी यूज होता है, यानी कि दुर्गों को गिराने वाला, ठीक है नहीं। ये इंद्र के लिए भी यूज होता है, ये भी ध्यान कर लेना। गुप्तचर को क्या कहा जाता था उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी? गुप्तचर के लिए वर्ड यूज हुआ है स्पस। गुप्तचर के लिए ये ही वर्ड आते हैं, यूपीएससी में पूछ लेता है, पीसीएस में भी, कि ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड है वो यूज हुआ है, या ऋग्वेदिक काल में स्पस वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है? तो गुप्तचर के लिए। और नौकरशाही जो थी, यानी जो सेना मतलब जो एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें जो नौकरशाही थी वो रक्त से संबंधित थी। रक्त का मतलब वंशानुगत, जैसे पुरोहित का लड़का पुरोहित बनेगा, विस्पति का लड़का विस्पति बनेगा, इस टाइप से व्यवस्था, ठीक है नहीं। यानी नौकरशाही जो थी उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था में लोग थे वो रक्त से संबंधित थे, जबकि राजा जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। राजा के कार्यों पर निगरानी का काम कौन करता था? सभा, समिति और विदत। ये संस्था जो है राजा को शासन प्रशासन के कार्यों में जो है मदद करती थी। सभा कौन सी संस्था थी? जो वृद्ध लोग हैं, मतलब जो कबीले के बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अभिजात लोग, ठीक है नहीं। वृद्ध और अभिजात, वृद्ध का मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, अभिजात का मतलब जो कुलीन लोग हैं, ठीक है नहीं। बड़े बड़े घरानों, मतलब बड़े पैसे वाले लोग हैं, या जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो लोग, तो वो लोग सभा में आपके पास होते थे। ये सदस्य जो है श्रेष्ठ जन कहलाते थे, और इनके लिए वर्ड यूज़ हुआ सुजान। सुजान जो है वो श्रेष्ठ जन के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि जो वृद्ध या अभिजात वर्ग लोग हैं सभा में, उनके लिए यूज़ हुआ है। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि राजा के जो शासन प्रशासन के कार्यों में मदद करना तथा न्याय प्रदान करना। यानी कि अगर जैसा आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है, उस समय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जिले लेवल पर जो न्यायालय है, तो उस समय ये सभा जो समिति होती थी यही न्याय प्रदान करती थी, ठीक है नहीं। और अर्थवेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया। ये सभा जो है वो कैसी होती थी? नरिष्ठा, यानी कि नष्ट हो जाती थी, ये भंग भी हो सकती थी, ठीक है नहीं। जबकि समिति जो थी ये आम जन प्रतिनिधि सभा थी ये, ठीक है ना। ये राजा के निर्वाचन में भी भाग लेती थी और नियंत्रण भी रखती थी राजा पर, और राजा को पद से हटाने का भी अधिकार था उस समय। पदच्युत जो करने का अधिकार जो था वो राजा को था उस समय, ठीक है नहीं। और इसका जो अध्यक्ष होता था समिति का, उसे ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान, ठीक है नहीं। तो जैसे आज की डेट में आपके पास लोकसभा और राज्यसभा है, वैसी उस समय ये सभा समितियां होती थी जो राजा के कार्यों पर निगरानी रखती थी। आज की डेट में जैसे लोकसभा है तो लोकसभा से बिल पास होता है तो राज्यसभा निगरानी रखती है कि लोकसभा ने गलत बिल तो नहीं पास कर दिया। तो वैसे ही उस समय समिति थी, ये निगरानी रखती थी। राजा का निर्वाचन में नियंत्रण भी रखती थी राजा पर, राजा को हटाने से भी का भी अधिकार था। विदत क्या थी भाई? विदत जो है एक प्राचीन संस्था थी,
ठीक है नहीं, जिसे जनसभा कहा जाता था। और इस बिदत से ही जो है सभा और समिति दोनों का विकास हुआ है। ठीक है नहीं, तो बिदत भी एक प्राचीन संस्था थी जिससे सभा समिति का विकास हुआ है। और ये सैनिक और असैनिक कार्यों से संबद्ध थी बिदत। सैनिक और असैनिक कार्य जो है उसके देख रेख का काम ये बिदत जो संस्था थी इसके माध्यम से होता था। ठीक है, सभा विदेश परिषदों में सभा और बिदत, ये जो आगे बिदत है, सभा और बिदत, इनमें आपके पास जो है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, यानी महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो भूमि का मालिक नहीं था, भूमि का स्वामित्व जो था वो जनता के में ही नहीं था। लोगों के पास जो ज़मीन थी वो वही उसके मालिक थे, राजा के अंडर में नहीं था। जैसे बात को उत्तर वैदिक काल में राजा के अंडर में ही ज़मीन ले ली गई। ठीक है नहीं, या ज़मीन लेने की बात आती है बात, और उसके बाद भी जैसे शासन प्रशासन की व्यवस्था चली, या आज भी जैसे स्वामित्व जो है वो लोगों का है ज़मीन पर, लेकिन राज्य जो है किसी भी सामाजिक काम के लिए आपकी ज़मीन ले सकता है आपसे, लेकिन चूंकि स्वामित्व आपका है इसलिए आपको उसका वो मुआवजा देगा। ठीक है नहीं, लेकिन सरकारी काम के लिए या किसी सामाजिक काम के लिए राज्य ले सकता है ज़मीन। तो उस समय भी भूमि पर राजा का अधिकार तो नहीं था, अधिकार तो वहाँ के लोगों का ही था। ठीक है, राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बस केवल आपके पास युद्धकालीन व्यवस्था में राजा जो है वो लोगों का नेतृत्व करता था। ठीक है नहीं, बलि उस समय जो है एक प्रकार का कर था, जो प्रजा जो है अपनी मर्जी से राजा को स्वेच्छा से दे देती बलि। तो जब राजा को स्वेच्छा से कर मिलता था तो वो फिर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था लोगों की ज़मीन में या इनमें। ठीक है नहीं, भाग युद्ध जो वर्ड यूज़ हुआ है वो जो कर मिलता था बलि, उसके बंटवारा करने वाला जो अधिकारी था। ठीक है नहीं, बलि का समुचित बंटवारा करने के लिए भाग दूध, ठीक है नहीं, भाग दूध वर्ड जो यूज हुआ है बलि का समुचित बंटवारा करने के लिए यूज हुआ है। राजनीति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो था। ठीक है नहीं, सॉरी एक मिनट, राजनीति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था, यानी महिला सभा समिति में शामिल तो हो सकती थी लेकिन राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है नहीं, और न ही महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था ऋग्वैदिक काल में भी। जो आज की डेट में कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया कि पिता की संपत्ति में वहाँ स्त्री को अधिकार होगा, लेकिन क्या व्यवहारिक स्तर पर है ऐसा? नहीं है। क्या व्यवहारिक स्तर पर कोई भाई या कोई लड़का चाहेगा या कोई पिता चाहता है अपनी बेटी को ज़मीन देना? नहीं चाहता। अगर उसके लड़का है तो ज़मीन आज भी लड़के की होती है। लड़की को तो केवल ये माना जाता है कि बस शादी कर देंगे इसकी और छुट्टी, जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो लड़के की होती है। तो उस समय भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था अपने जो फादर की। आज भी कानूनी रूप से तो कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आज भी वो चीज़ें नहीं हैं। अधिकांश युद्ध जो है उस समय गायों के लिए, मैंने कहा था गाय का बहुत महत्व था, तो ज़्यादातर युद्ध जो है वो गाय के लिए किए जाते थे। और एक जान की कीमत जो है 100 गाय होती थी। अगर आपसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आप 100 गाय दोगे, इस टाइप से। दिवालियों को, जो दिवालिये होते थे, जो ये कहते थे कि भाई जिनने कर्जा लिया है और उससे कर्जा नहीं चुकाया गया और उसने कह दिया कि भाई मैं कर्जा नहीं दे सकता था, तो उस व्यक्ति को दिवालिया बोला जाता है। और दिवालिये व्यक्ति को ऋणदाता का दास बनना पड़ता था, यानी जिसने ऋण दिया है उसका उसे दास रहना पड़ता था उस टाइम के लिए, जिस टाइम तक उसका कर्ज जो है वो पूरा नहीं हो जाता। पुत्र जो है वो संपत्ति का अधिकारी था, पुत्र को संपत्ति में पूर्ण अधिकार था पिता की संपत्ति पर, लेकिन महिलाओं को नहीं था। ठीक है, तो ये हमने राजनीतिक व्यवस्था को देखा। बताइए यहाँ तक आपके समझ में आया? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? किसी का कोई डाउट? ठीक है नहीं, अब हम जानेंगे, देखो वहाँ की आर्थिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति है उसे जानेंगे। ठीक है नहीं,
1 मिनट और फाइल खोल लेता हूँ वो। तो देखो अब ऋग्वेदिक काल में हम धार्मिक स्थिति को जानेंगे कि ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी वो क्या थी। तो देखो उस समय कर्मकांडीय व्यवस्था प्रचलित थी। कर्मकांडीय का मतलब हवन कुंड वाली व्यवस्था, ठीक है नहीं, यानी कि हवन किए जाते थे, लेकिन जो कर्मकांड होते थे वो सुख भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जाते थे, ठीक है नहीं, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर किसी पशु को प्राप्त करने के लिए यानी गाय प्राप्ति के लिए, या फिर युद्ध में विजय पाने के लिए। 3 चीज़ों के लिए उस समय हवन ये वगैरह किए जाते थे, ठीक है नहीं। जो उस समय ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे, जो लोग थे आर्य, वो बहुदेववादी थे, यानी कि अलग अलग देवताओं को मानते थे। और मतलब बहुदेववादी तो थे लेकिन एकेश्वरवाद में भी उनका विश्वास था, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं कि केवल बहुदेववादी थे, एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं था, एकेश्वरवादी भी थे, यानी कुछ लोग जो है एक ईश्वर की पूजा करते थे, कुछ लोग कई सारे देवताओं की पूजा करते थे। और ऋग्वेदिक काल में ये देखा गया कि जो देवता थे वो प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी उनके प्रतीक थे। जैसे वन की देवी जो प्रकृति थी उसे वन की देवी बोला गया, तो उसकी अपनी पावर थी, ठीक है नहीं। तो देवता की जो पावर थी वो प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ी गई। जैसे बरसात का देवता, वर्षा का देवता इंद्र थे, ठीक है नहीं, जल का देवता, इस टाइप से चीज़ें, ठीक है। उपासना यानी उस समय जो उपासना की जाती थी, लोगों के द्वारा जो पूजा पाठ किया जाता था, तो वो 2 रूपों में होती थी। एक तो प्रार्थना यानी सिंपल वे में बिल्कुल, और एक यज्ञ के माध्यम से, ठीक है नहीं, यज्ञ किया जाता था लेकिन कर्मकांड रहित होता था, कोई कर्मकांड नहीं होगा उसमें यज्ञ में, सिंपल तरीके से यज्ञ होगा, कोई बलि नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं दी जाएगी, इस टाइप से कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो उपासना की तो ये पद्धति थी जो आज भी है प्रचलित कि आप चाहे पूजा कर लो, 2 मिनट अपने ध्यान रख लो, या फिर आप जो है यज्ञ करवा लो, हवन करवा लो, ठीक है नहीं। वैदिक जो धर्म था पूर्णतः प्रतिमार्गी था, ठीक है नहीं, और देवताओं में पुरुष प्रधानता का भाव था। देखो प्रतिमार्गी का मतलब यह था कि जैसे एक मतलब आपके पास पूर्णतः प्रतिमार्गी मतलब कि एक मार्ग को धारण करने वाला, ठीक है नहीं। 1 मिनट रुको, देखो एक विषय और हम एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी बताता हूँ। देखो प्रतिमार्गी देवताओं में जो पुरुष प्रधानता थी, आपको याद रखना जो देवता थे उसमें जो पुरुष देवता थे उन्हें ज़्यादा प्रधानता दी गई। जैसे इंद्र है, इंद्र देवता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, इंद्र देवता को क्या माना गया, सबसे महत्वपूर्ण। इंद्र को अंतरिक्ष का देवता भी माना जा रहा है, अंतरिक्ष का देवता। और वैदिक ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है वो इंद्र का ही हुआ है, ये सबसे पावरफुल देवता था ऋग्वेदिक काल में। और नाम क्या था इसका, ये अंतरिक्ष का देवता भी था और सबसे पावरफुल था। पुरंदर वर्ड यूज़ हुआ है इसके लिए, पूर्व मतलब आपके पास पुरमिद वर्ड यूज़ हुआ है, अंशुजीत वर्ड यूज़ हुआ है, और एक उधर जो हमने बताया था आपको पूर्व ऐसी कुछ था, एक वो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है नहीं। आर्यों का ये युद्ध का नेता था इंद्र, वर्षा का नेता था, आंधी का नेता था। तो इंद्र जो है काफ़ी पावरफुल था आपके पास। तो इंद्र काफ़ी पावरफुल था और वर्षा का देवता, यानी जैसे मान लो ऐसा होता था वर्षा ज़्यादा हो रही है तो लोग सोचते थे कि यार वर्षा ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब भगवान हमसे रुष्ट हो चुके हैं, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से लोग सोचते थे। जैसे आपके पास बिजली कड़क रही है वर्षा के टाइम पर, ठीक है, तो लोग ये सोचते थे कि बिजली कड़क रही है तो कहीं ना कहीं इंद्र देवता हमसे नाराज हैं, ठीक है। प्रतिमार्गी का मतलब देखो यही होता है कि एक मार्ग को धारण कर रहा था। वैदिक धर्म पूर्णतः प्रतिमार्गी था, यानी कि एक ही मार्ग पर चलने वाला। जैसे आपके पास धर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित और अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाला, ठीक है नहीं, और देवताओं की पूजा मानव के रूप में की जाने वाला, ठीक है नहीं। तो यही प्रतिमार्गी का मतलब है एक प्रकार से। और
इसमें। और ये भी है आपके पास कि जो पुरुष प्रधानता है देवताओं में, क्या मतलब एक मार्ग पर, एक ही मार्ग पर चलना, ठीक है नहीं, कि पुरुष प्रधानता को मानना और आपके पास देवताओं को श्रेष्ठ मानना देवियों की बजाय, और आपके पास कि लोग जो है वो कर्मकांड में विश्वास रखते थे, उपासना की पद्धति, यानी कि वही मार्ग पर चलना, ठीक है नहीं, या ये कह लो कि वेद पर आधारित एक प्रकार से। दूसरा जो देवता था वो था अग्नि। अग्नि जो है वो आज भी तुम देखते हो कि कोई भी जो धार्मिक काम होता है तो वो आपके पास बिना अग्नि के नहीं होता, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें प्रतिमार्गी का देखो आप, मैंने आपको बताया वैदिक पर जो आधारित है, यानी पुरुष प्रधानता जहाँ देवताओं में है, जहाँ कर्मकांडीय व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें। और कोई भी कर्मकांडीय व्यवस्था होती है, कोई भी आपके पास अच्छा काम होता है तो उसके लिए अग्नि को आज भी पूजनीय माना जाता है। उस समय भी अग्नि जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है नहीं, ऋग्वेदिक काल का। जैसे इंद्र के लिए 250 बार जिक्र हुआ है या 250 सूक्त यूज़ हुए हैं, इसी टाइप से 200 सूक्त जो है इसके लिए यूज़ हुए हैं, 200 बार जिक्र इसका हुआ है। और ये कहा जाता था कि जो ये इंद्र मतलब अग्नि देवता है, ये मानव और देवताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। इसलिए आज भी कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है नहीं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, हवन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो अग्नि को पहले जो है वो साक्षात मतलब आपके पास प्रज्वलित की जाती है, कोई पूजा पाठ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है वो देवताओं और मानव के मध्यस्थ का कार्य करता है। तीसरा जो पावरफुल देवता था वो वरुण देवता था, ठीक है नहीं, वरुण देवता। इन्हें आकाश का देवता कहा जाता था, समुद्र का भी देवता कहा गया है, ऋतु परिवर्तन का भी देवता कहा गया कि ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो वरुण देवता के कारण हो रहा है, क्योंकि उस समय लोग जो है ज्योग्राफी तो ज़्यादा जानते नहीं थे, तो देवताओं को ही मानते थे कि अब पहले मतलब आपके पास बरसात हो रही है, बरसात के बाद सर्दी आ रही है, फिर गर्मी आ रही है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये वरुण देवता के कारण हो रहा है। दिन रात जो आपके पास ये हो रहा है ये वरुण देवता का काम है, दिन रात कराना, ठीक है नहीं। और ये जो वरुण देवता थे उस समय जो ईरान के एक देवता थे अहुर मजदा, ये उनके समान थे, मतलब उन जैसे लगते थे आपके पास, उनके साथ इनकी तुलना की जाती थी। यूनान के जो देवता थे यूरेनस, उनके साथ भी इनकी तुलना की जाती थी। और वरुण देवता नैतिकता के प्रति संरक्षक थे, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है नहीं। और बाद में नैतिकता का जो संरक्षण है वो रुद्र देवता का लिया गया बाद में, ठीक है नहीं, लेकिन शुरू में जो है वरुण देवता को नैतिकता का जो संरक्षक माना जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इनका जिक्र हुआ है। 7वां मंडल जो है वो इन्हीं को समर्पित है। दंड के रूप में ये जलोदर रोग देते थे, क्योंकि ये आपके जलोदर का मतलब जल से होने वाला जो रोग है, ठीक है नहीं। अगर मान लो ये कहा जाता था किसी व्यक्ति का अगर मान लो कोई पेट में खराबी हो गई, कोई ऐसा रोग हो गया जो पेट से है, तो ये माना जाता था कि ये जलोदर रोग है, जल के कारण है। और ये किसकी देन है? वरुण देवता की। वरुण देवता ने इस व्यक्ति को दंडित किया है इस रोग को देकर। और वरुण देवता के लिए एक रतस्य गोपा शब्द भी इनके लिए यूज हुआ है। रतस्य गोपा ये वर्ड भी इनके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरे जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। एक ऋग्वेद में सोम जो है यूज हुआ है, और सोम जो है 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका यूज हुआ है। और इनकी तुलना जो यूनान के एक देवता थे दियानासिस, उनसे की जाती थी सोम देवता की तुलना। और ये ऊषा एवं प्रगति के देवता हैं, ठीक है नहीं, यानी प्रगति के देवता हैं, आगे बढ़ने के देवता हैं, यानी कि समाज के विकास के देवता हैं। एक देवता हुए ऋग्वेदिक काल में अश्विन, ये चिकित्सा के देवता हैं। पूषण जो है वो पशुओं के देवता हैं। अदिति और अरहणी ये आपके पास देवियां हैं वन की, दोनों, ठीक है नहीं, सॉरी दोनों नहीं, ये दोनों देवी हैं, लेकिन अरहणी जो है ये अरण्यनी ये वन की देवी है, क्योंकि वनों को अरण्यक बोला जाता है। और अरण्यनी जो है वो वन की देवी है। उसके बाद धार्मिक स्थिति में और बात की जाए तो ऋग्वेदिक जो आर्य हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पितृ पूजा का भी वहाँ पर उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र
तीसरे मंडल में ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो पूरा गायत्री मंत्र वहाँ मिला है, जो आज हम ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। और इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। तो तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र, और गायत्री मंत्र जो है उनकी रचना विश्वामित्र ने की है। ऋषि विश्वामित्र ये वही हैं जो राम लक्ष्मण को अपने साथ मांग कर ले गए थे अयोध्या से। धौंस जो देवता हैं ये ऋग्वेदिक कालीन देवता हैं और सबसे प्राचीन देवता है ये धौंस। सरस्वती सबसे प्राचीन नदी है और सबसे पवित्र नदी है। बाद में ये विद्या की देवी हो गई कि सरस्वती माँ, ठीक है नहीं। ऋग्वेदिक काल में जो मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। लोग जो है लोगों ने इस जो ईश्वर है उसे प्राकृतिक रूप में आपके पास पूजा, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया। जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं उन्हें जो है ईश्वर के रूप में पूजा गया। वैसे कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता कि मूर्ति बना के भगवान को पूजा जा रहा है। एक फिर रुद्र देवता हुए, और रुद्र देवता जो है ये अनैतिक आचरण को नियंत्रण के लिए है। मैंने जैसे बताया था वहाँ पर अनैतिक आचरण जो है उसके नियंत्रण के लिए ये है। और ये यूनानी देवता अपोलो के समान है रुद्र देवता। चिकित्सा का भी संरक्षक इन्हें कहा गया है। पहले वहाँ ऊपर अश्विन को भी कहा गया है। तो ऐसा ना कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मानता है देवता को कि ये हमारे देवता चिकित्सा के लिए है, या ये हमारे देवता जो है व्यक्ति के गलत कार्यों पर रोक लगाएंगे। तो इस टाइप से उसमें भी मान्यताएं होंगी, ठीक है नहीं, ऋग्वेदिक काल में। तो ये चीज़ हमने ऋग्वेदिक काल की जो है धार्मिक स्थिति के बारे में जाना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। क्लियर हुआ अभी यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? क्यों भाई सिंपी, मालूम करना कुछ या सो गए? उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आर्थिक स्थिति। ऋग्वेदिक काल में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है नहीं। जो उस समय आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार चल रही है उसे हम देखेंगे। तो देखो आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक काल में, तो आपके पास ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई सभ्यता, मतलब कबीलाई थी, यानी कबीले के रूप में जो है लोग रहते थे। कबीला जो है वो प्रधान था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, लेकिन दूसरे स्थान पर कृषि, ठीक है नहीं, द्वितीयक, कृषि द्वितीयक था। पशु पालने पर ज़्यादा जोर था। पशुचारण यानी पशुओं को चारने के लिए जो भूमि थी उसकी भूमि को क्या कहा गया? खिल्य। खिल्य वर्ड जो यूज़ हुआ है वो चारा गाय की जो भूमि है उसके लिए यूज़ हुआ है। सीता वर्ड जो यूज़ हुआ है कि जो हम हल से वो गोल जो बनाते हैं, नाली जो बनती है वो, उसके लिए सीता वर्ड का यूज़ हुआ है, हल से बनी नालियों के लिए। ये याद रख लेना, ये सीधा सीधा पूछता है कि ऋग्वेदिक काल में सीता वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है। गव्य एवं गव्यति शब्द ये चारा गाय के लिए यूज हुआ है, ये वर्ड भी। मुद्रा में गाय का प्रयोग होता था, यानी कि गाय जो है वो विनिमय का साधन थी, यानी कि विनिमय जो है गाय के रूप में भी होता था। लोगों के पास अगर आपके पास पैसे लेन देन के लिए पैसे तो मुद्रा तो नहीं है, तो गाय के माध्यम से लेन देन होता था। दान के रूप में भूमि नहीं दी जाती थी, बल्कि दास दासियाँ दी जाती थी। यानी अगर किसी को दान देना तो भूमि नहीं दे देते, बल्कि दास दासियों का दान कर देते थे। राजा जो है वो युद्धकालीन स्वामी होता था, वैसे स्वामी नहीं होता था भूमि का या वैसा। जब युद्धकालीन कभी कोई कबीले पर परेशानी आती थी तब राजा जो है कबीले का नेतृत्व करता था। वैसे राजा फिर और वैसे जो है राजा भी सामान्य तरीके से रहता था, और कबीले के लोग जो है राजा को स्वेच्छा से ही जो है कर देते थे। शतपथ ब्राह्मण, देखो वेदों पर जो आपके पास टीकाएं लिखी गई हैं, वेदों पर जो ग्रंथ अगले लिखे गए वेदों के बाद वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसमें जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कृषि का अवशेष मिला। सबसे पहले कृषि का अवशेष वही मिला, वो कृषि का जिक्र। खेत जोतने के लिए किस वर्ड का यूज़ हुआ? कर्षण। कर्षण वर्ड जो है उसका यूज़ हुआ खेत जोतने के लिए। गाय को क्या नाम दिया गया? अघन्य, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता, ठीक है नहीं। पाणी जो वर्ड है ये व्यापारी के लिए यूज़ हुआ है, और ये व्यापारी वो लोग थे जो पशु चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है नहीं।
ऊर्ध्वर वर्ड जो है वो अन्न मापक बर्तन के लिए यूज हुआ है, जिस बर्तन से अन्न को मापा जाता था उसके लिए ऊर्ध्वर वर्ड यूज हुआ है। धान्य जो है वो अनाज के लिए हुआ है वर्ड यूज, धान्य। धान्य वर्ड किसके लिए? अनाज के लिए। ये याद रख लेना, यही क्वेश्चन है अपने आप में। सोने के लिए किस वर्ड का यूज हुआ है? हिरण्य। यही क्वेश्चन है कि हिरण्य शब्द जो है किसके लिए यूज हुआ है। बेकनाट वर्ड जो है उन सूदखोरों के लिए जो ब्याज पे पैसे देते थे उनके लिए यूज हुआ है बेकनाट। ऋग्वेदिक कालीन जो लोग हैं उन्हें कपास की जानकारी नहीं थी, तो ऋग्वेदिक काल में कपास का कहीं भी जिक्र नहीं मिला, जबकि कपास की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। आयस जो वर्ड तांबे के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? आयस। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, लोहे से लोग परिचित हुए बाद में, ठीक है नहीं, उस समय नहीं थे ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए हैं। उत्तर वैदिक काल का मतलब जब आपके पास वैदिक काल का बाद वाला फेज चल रहा था, जैसे पूरी 20वीं शताब्दी थी जैसे, तो 1980 या 1990 के आसपास का जो क्षेत्र है या 1970 के आसपास का जो मामला था 20वीं शताब्दी में, तो उसे बोलेंगे उत्तर 20वीं शताब्दी, ठीक है नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो लोग लोहे से परिचित थे, लेकिन प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में नहीं थे। भीषज जो वर्ड यूज हुआ है ये डॉक्टर के लिए यूज हुआ है, वैद्य के लिए यूज हुआ है, वैद्य भी बोलते हैं इसे। कुसीद जो वर्ड यूज हुआ है ये ऋण लेने वाले को और बलि देने वाले की प्रथा, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर आपके पास ऋण लिया है उसके लिए यूज होता था कुसीद, या फिर बलि देने की प्रथा थी कुसीद। शुद्ध यज्ञ जो वर्ड यूज हुआ ये ऊन के लिए यूज हुआ, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऊन के लिए। ऋग्वेदिक काल में जो प्रथम मंडल, पहला मंडल और जो 10वां मंडल है, ये दोनों मंडलों को नया माना जाता है और बाकी मंडल जो है इनके मुकाबले प्राचीन माने जाते हैं। आभूषण के लिए ऋग्वेदिक काल में निष्क वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये शब्दावली आप याद रखोगे, प्री के हिसाब से है ये सारी चीज़ें। मेंस के हिसाब से तो हम अलग तरीके से कराएंगे, मेंस की जब आंसर राइटिंग होगी, ठीक है नहीं। तो प्री में आपके पास ये ऋग्वेदिक काल के बारे में जो है जानकारी आई, उसकी हमने सामाजिक स्थिति पढ़ी, आर्थिक स्थिति पढ़ी, राजनीतिक स्थिति पढ़ी, धार्मिक स्थिति पढ़ी। अब देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, यानी महिलाओं के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था थी। तो ऋग्वेदिक काल में अगर महिलाओं की बात की जाए तो स्त्रियों की दशा सामान्य थी, यानी कि सम्मान दिया जाता था स्त्रियों को। और ये जो बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये कुरीतियाँ नहीं थी उस समय, ठीक है नहीं। शिक्षा का अधिकार था। सार्वजनिक जीवन में भी महिलाएं भागीदारी करती थी, सभा में, समितियों में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है नहीं, सभा समिति में भाग लेती थी। विधवा विवाह या अंतरजातीय विवाह या दहेज प्रथा या नियोग प्रथा ये प्रचलित थी, यानी कि बाल विवाह या पर्दा प्रथा या इस टाइप की कुरीतियाँ तो नहीं थी, लेकिन दहेज प्रथा चलती थी, विधवा विवाह भी होता था, नियोग प्रथा भी थी, ठीक है ना, ये सारी प्रथाएं थी। और जीवन भर अगर कोई महिला शादी नहीं करती तो उसे अमाजू बोला जाता था, ये मैं ऊपर भी बता कर आया हूँ, ठीक है नहीं। महिलाओं को सभा समिति में वैसे तो भाग ले सकती थी, लेकिन राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ना ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। तो ये महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है नहीं। सब वैसे सामान्य थी, महिला जो है पढ़ने का भी अधिकार था, सभा समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी, ठीक है नहीं, लेकिन राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी, ना ही संपत्ति का अधिकार था। और विभिन्न जो है कुरीतियाँ समाज में नहीं थी, लेकिन बाल विवाह, अंतर्जातीय विवाह, दहेज प्रथा, देखो अंतर्जातीय विवाह वहाँ भी था उस समय भी, ठीक है नहीं। लेकिन आज जो लोग इस पर हाय हल्ला करते रहते हैं, जबकि ऋग्वेदिक काल में ये था। दहेज प्रथा पहले भी थी, आज भी थी, ठीक है नहीं। विधवाओं का विवाह पहले भी था, आज भी था, आज भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें संकेत करते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखो यहाँ तक अपना जो है ऋग्वेदिक काल का काम वैदिक सभ्यता में कंप्लीट हुआ। किसी को कोई आपके पास डाउट हो तो बताइए, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आया भाई? अब ठीक है, तो उसके बाद हम जो है अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे उत्तर वैदिक काल को। तो यहाँ तक आपके पास ये क्लास यहाँ तक ही होती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।